जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर जो रेलवे ग्रुप डी का अपना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कितना फ़र्क पड़ेगा। और अगर यहाँ पर हमारा नेगेटिव मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 15 हो रहा है, किसी कैंडिडेट का 20 नेगेटिव हो रहा है, किसी का 25 नेगेटिव हो रहा है, और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 5 से 10 नंबर भी यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव तो यहाँ सभी का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर कितना पड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से जो आपका परसेंटाइल स्कोर है, जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, उस पर यहाँ कितना फ़र्क पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया जाना है, इसके ऊपर जितनी डिटेल से हमने बात की है, शायद ही कोई और यूट्यूब चैनल होगा जिन्होंने इतना डिटेल से आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ स्टडी ब्लास्टर ही एक ऐसा चैनल था जिसने कि यहाँ पर कहा था कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके 10, 15, 20 नंबर भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं, और हो सकता है ये क्राइटेरिया आपको ज़्यादा भी देखने को मिले। और हमारा वीडियो बनाने के बाद यहाँ बाकी लोगों ने भी वीडियो बनाने चालू किए, और बाकी लोग भी फिर इस बात को एग्री करने लगे कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा खेल खेलेगा। आप आज भी हमारा पहला वीडियो नॉर्मलाइजेशन का जो हमने पिछले महीने बनाया था उसे देख सकते हैं, और उसके बाद दूसरे लोगों के वीडियो भी देख सकते हैं जो कि हूबहू हमारे थंबनेल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैच भी खा रहे थे। तो मतलब कहने वाली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन की पूरी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होना है, किस तरह से ये आगे प्रोसेस करेगा, उसके बारे में जितना डीप नॉलेज, जितनी डीप जो एक्सप्लेनेशन हमने दी है शायद ही किसी और ने दी होगी। तो यहाँ देखिए फिर से मैं आपको वही नोटिस दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये नोटिस है आपका 12/8/2022 का। पहले नोटिस में हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर मिसमैच ना लगे और किसी भी चीज़ का यहाँ पर आपको डाउट ना रहे। तो 12 अगस्त का ये नोटिस है, जो कि यहाँ पर पिछला जो नोटिस पब्लिश किया गया था 7/4/2022 को, उसका ही ये क्या है, कोरिगेंडम है और अमेंडमेंट है। कोरिगेंडम और अमेंडमेंट आप जानते हैं। कोरिगेंडम ये होता है कि जब पहले कोई नोटिस दिया हुआ होता है, अगर उस नोटिस के अंदर कोई चेंजिंग की जाती है तो वो होता है यहाँ पर कोरिगेंडम, यानी कि करेक्शन करने को कोरिगेंडम कहते हैं किसी भी नोटिस में। और अमेंडमेंट होता है जब किसी नोटिस के अंदर कोई नई चीज़ ऐड की जाए, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होता है, यानी कि संविधान संशोधन भी होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे संविधान के जितने भी अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, उसके अंदर अगर कोई नई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर नोटिस के अंदर कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया, तो उन नई चीज़ों को ऐड करना ही यहाँ क्या कहलाया है, अमेंडमेंट कहलाया, जो कि यहाँ अमेंडमेंट और कोरिगेंडम आपका दिया गया था 12/8/2022 को। और कौन से वाले नोटिस के लिए, जो कि यहाँ पर 7/4/2022 यानी कि 7 अप्रैल 2022 को रेलवे ने दिया था, उसका ये अमेंडमेंट और कोरिगेंडम नोटिस था। अब देखिए इसमें पूरी की पूरी व्याख्या की गई है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है परसेंटाइल स्कोर को लेकर। अब यहाँ देखिएगा आपको पूरा का पूरा चीज़ें समझाई गई हैं, लेकिन यहाँ जो 3rd नंबर का पॉइंट है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, जिन्हें नहीं आती है वो भी यहाँ पर समझ लें, और जिन्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आती है तो उन्हें तो यहाँ पर इसका हिंदी पता लग ही गया होगा, और जिन्हें नहीं आती है वो इस लाइन को कॉपी कीजिएगा और गूगल ट्रांसलेशन में डाल लीजिएगा। गूगल ट्रांसलेट में आपको इसका हिंदी दिखा देगा। इसका हिंदी नॉर्मली ये है कि जो परसेंटाइल स्कोर है आपका, वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाएगा। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर अलग चीज़ है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर अलग चीज़ है। रेलवे खुद यहाँ पर क्लियरली इस चीज़ में यहाँ क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका परसेंटाइल स्कोर है वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाएगा। और ये बात मैं बताते बताते थक गया हूँ, और आप इसको फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग समझने वाले हैं वो यहाँ पर समझ चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए आर्गुमेंट करते रहते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। और जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, और अभी अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और अगर आप हमारे चैनल पर लगातार आते रहते हैं, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। तो नीचे आपको आजकल रेड बटन नहीं आ रहा है सब्सक्राइब का, वाइट बटन आने लग गया है। तो वाइट बटन पर यहाँ सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट और हर एक जो जानकारी है हमारी तरफ से दी गई आपको समय पर मिल सके। अब यहाँ देखिए, अब आपको बताते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है ये हमने कई बार डिस्कस किया है, फिर से हम आपको बता देते हैं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, यानी कि आपका जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है, वो आपका ना ही डे वाइज होगा,
ना ही आपका फेज वाइज होगा। यानी कि यहाँ पर आपकी फेज कैसा था, यानी कि पहला फेज था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, जो भी आपका फेज रहा हो, फेज में किस तरह से यहाँ पूरा का पूरा प्रोसेस रहा था, यानी कि पूरे के पूरे पेपर सेट कैसे बने थे, हार्ड थे, ईजी थे या फिर यहाँ पर मॉडरेट लेवल के थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फेज वाइज तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला ही नहीं है। दूसरी बात, डे वाइज भी, क्योंकि एक डे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर यहाँ 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम चला था, तो पूरे दिन का भी यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि एक दिन के हिसाब से भी आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ नहीं किया जाने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, यानी कि बेहतरीन तरीका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो यहाँ शिफ्ट वाइज होने वाला है, यानी कि एक शिफ्ट के अंदर ही यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, जिससे कि यहाँ वेरिएशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी शिफ्ट के अंदर जो कैंडिडेट बैठे होंगे उनके और आपके क्वेश्चन यहाँ सेम होंगे, जिससे कि वेरिएशन ज़्यादा नहीं आएगा। अगर यहाँ डे वाइज भी किया जाता तो उसमें भी यहाँ पर क्वेश्चन के पैटर्न और यहाँ क्वेश्चन की जो यहाँ लेवल है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें वेरिएशन आपका ज़्यादा नहीं आएगा। तो पहले तो अपने माइंड से ये डाउट मिटा दीजिए कि यहाँ पर आपको बहुत तगड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अब फर्क क्या करेगा वो बात समझिएगा। अब यहाँ देखिए परसेंटाइल स्कोर का जो फॉर्मूला है, इसमें आपको ऊपर क्या रखना है, ऊपर रेलवे कह रहा है कि यहाँ मान लीजिए किसी कैंडिडेट का यहाँ परसेंटाइल स्कोर निकालना है, तो परसेंटाइल स्कोर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे कि उस कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर है उस रॉ स्कोर के बराबर या उस रॉ स्कोर से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है, तो उन्हें लिखा जाएगा यहाँ पर ऊपर। फिर से समझिएगा, किसी कैंडिडेट का हमें परसेंटाइल स्कोर निकालना है, तो उस कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर निकालने के लिए उस कैंडिडेट का रॉ स्कोर देखा जाएगा। अब उसका कैंडिडेट का रॉ स्कोर मान लीजिए 50 है, तो हम यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, 50 या 50 से कम मार्क्स पाने वाले टोटल कैंडिडेट उस शिफ्ट में कितने हैं, तो उनका नंबर यहाँ ऊपर लिख दिया जाएगा, यानी कि उन कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर ऊपर लिख दी जाएगी। और नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा आपका उस शिफ्ट के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। ध्यान रखिएगा, नीचे क्या लिखा जाएगा, उस शिफ्ट के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट यहां पर उपस्थित हुए थे वो लिखा जाएगा नीचे, और इसे हम मल्टीपल कर देंगे 100 से, और ये जो आपका स्कोर निकल कर आएगा यही आपका परसेंटाइल स्कोर निकल कर आएगा। और यहां रेलवे खुद कह रहा है द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहां पर एक चीज को समझिएगा, मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर मान लीजिए टोटल कैंडिडेट यहां पर 100 है, यानी कि 100 कैंडिडेट यहां पर प्रेजेंट हुए थे। अब किसी कैंडिडेट का रॉ स्कोर, किसी कैंडिडेट का यहाँ पर रॉ स्कोर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, यहाँ पर उसका रॉ स्कोर 50 आया है। अब यहाँ देखिएगा 50 वाला भी कैसे 45 पर आ सकता है। अब मान लीजिए 50 यहाँ पर उसका रॉ स्कोर आ रहा है, और यहाँ पर 50 या 50 से कम मार्क्स पाने वाले, यानी कि 50 या 50 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 45 है। अब यहाँ पर इसको हम नीचे टोटल कैंडिडेट कितने हैं 100, और इसको मल्टीपल कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर 100 से 100 कट, तो यहाँ बचा कितना 45, यानी कि यहाँ पर 50 रॉ मार्क्स वाला कैंडिडेट कहाँ पर आ गया, 45 पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 50 या 50 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या कम थी, यानी कि आपका जो रॉ स्कोर है, अगर आपके रॉ स्कोर से यहां पर आपकी शिफ्ट के अंदर आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ही कम है, तो यहां पर इसका मतलब यह माना जाएगा कि आपकी जो शिफ्ट थी वो इजी है। यहां पर यही एक फॉर्मूला है जिससे पता लग पाएगा कि आपकी शिफ्ट इजी थी या फिर हार्ड थी। आपका क्वेश्चन कैसा था कैसा नहीं था उससे ये कुछ भी अंदाजा नहीं लगेगा कि आपकी शिफ्ट इजी थी या फिर हार्ड थी। आपकी शिफ्ट इजी और हार्ड किस तरह से करार दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके शिफ्ट के अंदर कैंडिडेट के जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट को जज किया जाएगा कि आपकी शिफ्ट यहाँ ईजी थी या फिर हार्ड थी। अगर मान लीजिए आपके 50 नंबर है और आपके 50 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो शिफ्ट यहाँ पर बहुत ही आसान थी। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए 50 नंबर हैं किसी कैंडिडेट के और 50 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, 50 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस शिफ्ट को यहाँ पर हार्ड माना जाएगा। तो उस केस में आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए एक हमने पूरा ये एक शिफ्ट मान लेते हैं, हम एक शिफ्ट को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट यहाँ पर 10 है, यानी कि इस शिफ्ट के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 10 कैंडिडेट यहाँ प्रेजेंट हुए। अब उनमें इनका मार्क्स आ रहा है किसी का 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, तो ये इनका मार्क्स है। अब यहाँ पर हम किसी भी एक कैंडिडेट को उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कैंडिडेट को उठा लिया यहाँ पर 56 वाले को, जिसका रॉ स्कोर यहाँ 56 आ रहा था। अब इसका रॉ स्कोर 56 आ रहा था, तो अब 56 या फिर 56 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर
56 या 56 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कितने हैं, और नीचे क्या लिख देंगे, टोटल कैंडिडेट, इसको मल्टीपल कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 और ये हो गया यहाँ पर 60। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ कि 56 वाला कैंडिडेट कहाँ पर आ गया, 60 पर आ गया। अब देखिएगा और कमाल, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 60 नंबर किसी कैंडिडेट के हैं और यहाँ टोटल प्रेजेंट कितने हैं, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 60 या 60 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडिडेट है और टोटल कैंडिडेट कितने थे, 10 थे और इंटू 100, तो यहाँ पर 0 से 0, अब यहाँ 90, यानी कि 60 वाला कैंडिडेट कहाँ पहुँच गया, 90 पर पहुँच गया। ये यहाँ पर इतना वेरिएशन जो आया ना 30 नंबर का, इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का रहेगा। अब यहाँ देखिएगा एक और देखिए, यहाँ किसी कैंडिडेट का रॉ स्कोर मान लीजिए 52 आ रहा है, 52 आ रहा है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 52 या फिर 52 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कितने हैं, 1 2, दो ही कैंडिडेट हैं, तो 2 बटे और नीचे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट उस शिफ्ट में 10 थे। अब इसको 100 से मल्टीपल किया, 0 से 0 गया और यहाँ 2 का 0, यानी कि यहाँ देखिए 52 नंबर वाला भी 20 नंबर पर आ गया। तो यही चीज़ आपके एग्जाम में भी होगी, यानी कि आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट जितना कम होंगे उतनी ही आपकी संभावना होगी कि आपके जो मार्क्स है वो यहाँ इंक्रीज नहीं होंगे। हो सकता है आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो जाएं, लेकिन इंक्रीज किसी भी केस में नहीं होंगे। अब यहाँ जो आपका सवाल था कि सर नेगेटिव मार्किंग का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ देखिए नेगेटिव मार्किंग का फ़र्क भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम के अंदर 80 क्वेश्चन किए, अब 80 में से आपके जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए, मान लीजिए 21 आपने नेगेटिव कर दिए, तो आपका जो यहाँ मार्क्स बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ देखिए 80 आपने टोटल अटैम्प्ट किए और अटैम्प्ट में से यहाँ पर 21 आपने यहाँ पर गलत कर दिए। अब 21 आपके नेगेटिव हो गए, तो आपका यहाँ जो रॉ स्कोर बनने वाला है, यहाँ देखिए 59, और 59 में से ये जो 7 नंबर आपके नेगेटिव है, यानी कि 1/3 है, तो 1/3 इंटू 21 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाता है, तो यहाँ 7 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो आपका रॉ स्कोर कितना बना, तो यहाँ पर देखिए आपका जो रॉ स्कोर बना वो यहाँ पर बना 52 प्लस 7 यहाँ पर 59, यानी कि यहाँ पर आपका जो रॉ स्कोर है वो 52 पर आ गया। तो नेगेटिव मार्किंग का जो फ़र्क है वो यहाँ पर आपकी जो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया है इसमें तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो तुलना है आपसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट के साथ की जाएगी। बाकी इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग का कोई भी फ़र्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है इस नए वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो नए वाले परसेंटाइल स्कोर में आपके नेगेटिव मार्किंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो फ़र्क आपका पड़ना था वो आपके रॉ मार्क्स पर इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला था, जो कि अब पड़ चुका है। उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो आपकी ही गलती थी। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 80 आपने किए थे क्वेश्चन, अब 80 में से अगर आप कुछ क्वेश्चन पर यहाँ पर रिस्क ना लेते तो ये जो 21 आपके गलत हुए हैं ना, अगर आप इसमें से सिर्फ 15 क्वेश्चन ही ऐसे होते जो कि नेगेटिव होते, यानी कि रिस्क कम लिया होता आपने, तो यहाँ 80 में से 15 क्वेश्चन ही अगर आपके गलत होते तो इस केस में क्या होता, तो 80 माइनस 15, तो पहले तो हम 15 घटा लेते हैं इसमें से, तो ये 70 और यहाँ बच जाते हैं आपके 65। अब 15 का मतलब 1/3 हो गया, तो 1/3 यहाँ पर 5, तो यहाँ आपके मार्क्स हो जाते 60, यानी कि जो मार्क्स आपके 52 बन रहे हैं वो कितने हो जाते, 60 हो जाते, यानी कि सीधे सीधे आपको 8 नंबर का फ़ायदा हो जाता अगर यहाँ पर आप 21 नेगेटिव की बजाय यहाँ पर 15 ही नेगेटिव करते। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता, जो कि अब जो पढ़ना है वो पढ़ ही चुका है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम तो हो ही चुकी है, लेकिन अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अब जो है अब आपका पूरा खेल रहेगा यहाँ पर लक फैक्टर पर। अब आपकी शिफ्ट कैसी थी ये आपको भी नहीं पता, और जितने लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारी शिफ्ट ईजी थी, हमारी हार्ड थी, तो ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको हो सकता है कि आपकी तैयारी उस लेवल की ना हो और किसी कैंडिडेट की तैयारी या बहुत सारे कैंडिडेट की तैयारी उस लेवल की हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी शिफ्ट कैसी मानी जाएगी, ईजी मानी जाएगी। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ही कम बैठे हुए थे, यानी कि उन लोगों की तैयारी भी आपके जैसी ही कम थी और उन्होंने आपसे भी कम यहाँ पर अटेम्प्ट किए, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप उस शिफ्ट के अंदर टॉपर्स की लिस्ट में हो, तो उस केस में आपके मार्क्स जो है यहाँ पर डाउन नहीं होंगे बल्कि इंक्रीज होंगे। ये वाला जो नॉर्मलाइजेशन है, इस वाले नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, टॉपर स्टूडेंट यहाँ डाउन नहीं आएगा, लेकिन जो डाउन वाला स्टूडेंट है वो डाउन चला जाएगा। यानी कि यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर ये होने वाली है कि यहाँ पर आपकी शिफ्ट के अंदर आपसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट अगर ज़्यादा हैं तो आप नीचे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, हाँ आप और ऊपर ज़रूर पहुंच जाएंगे लेकिन नीचे नहीं आएंगे। लेकिन जो ऐसा कैंडिडेट जिससे कि कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ही कम है, यानी कि उससे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर उस
कैंडिडेट के साथ क्या होगा कि उसके जो मार्क्स है वो यहाँ बढ़ने की बजाय डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का सभी कैंडिडेट पर। तो यहाँ सबसे बड़ा जो चीज़ इफेक्ट करेगा वो करेगा आपका लक, LUCK, लक। तो इस लक को अपना पहन के चलो और आपका जो लक है वो आपका साथ दे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कोई भी गलती वीडियो में दिख रही हो, कोई भी चीज़ की शिकायत करनी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे इंस्टाग्राम का हमने लिंक दे रखा है, डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर वहाँ भी अगर आपका कोई सवाल हो तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।